हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, या बैंकिंग स्ट्रक्चर है इंडिया का वो कैसे वर्क करता है। अब देखो, जैसे चैप्टर के नाम में ही है कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे कमर्शियल बैंक्स और दूसरा हमारा सेंट्रल बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई है, जिसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी आप देखते हैं अपने आसपास बैंक्स जिसमें आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, बदले में वो बैंक्स आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर मान लो आपको रिक्वायरमेंट है कुछ मनी की तो आप लोन्स जहाँ से लेते हैं, तो उन सभी को हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। अगर आप चाहो डेफिनेशन देना तो आप बोल सकते हैं दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड मनी। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल बॉडी ये वाली जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और मनी लैंड करना, इनको पूरा करती हैं, उसे ही हम कमर्शियल बैंक बोल सकते हैं। इसमें आपको जो है कुछ एक्सेप्शंस दिखाई गई थी कि बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है कमर्शियल बैंक क्यों नहीं बनते। जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपना खाता खोल सकते हैं, आप अपना सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, बट उसके बावजूद हम उसे कमर्शियल बैंक क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे पोस्ट ऑफिस कभी भी लोन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। सिमिलरली एलआईसी है एक फाइनेंशियल बॉडी। एलआईसी जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट्स लेता है। जब प्रीमियम पे करते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद जो है आप लोग अपने डिपॉजिट्स डाल सकते हैं उसके अंदर, साथ में वो लोन्स भी देता है, बट वो जो है आपको डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में पैसे नहीं देता। यानी कि वहाँ पर जो है आपको एक फिक्स टाइम के लिए ही पैसे जमा करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब चाहे पैसे निकाल लेंगे, जबकि कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, आपके पैसे हैं, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। वैसे ये सेम चीज़ आप जो है ऑलरेडी पहले जब सर्विसेज चल रही थी बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के अंदर, तो आप पढ़ चुके थे कि सर्विसेज के अंदर बैंकिंग सिस्टम आता है। बैंकिंग में आपने पढ़ा था कि बैंकिंग के प्राइमरी फंक्शंस कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है, मुख्य जो फंक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके बिना कमर्शियल बैंक सर्वाइव नहीं कर सकते, या अगर ये फंक्शंस परफॉर्म ना करें तो हम उसे कमर्शियल बैंक बोलेंगे ही नहीं। वो दो फंक्शंस होते हैं बस। पहला फंक्शन होता है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। ठीक है। अब डिपॉजिट्स जो एक्सेप्ट करते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स, जिनके बदले में या जिनके अगेंस्ट हम चेक इश्यू कर सकते हैं। इनको हम चेकेबल डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है। या फिर होते हैं नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। नॉन चेकेबल डिपॉजिट सिंपली मतलब है कि जिनके अगेंस्ट हमारा वो बैलेंस जिसके अगेंस्ट हम जो है चेक्स इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है चेकेबल डिपॉजिट्स का एग्जांपल तो आपका जो बैंक बैलेंस है सिंपली सेविंग्स का, वो हो गया। नॉन चेकेबल का कौन सा होगा? नॉन चेकेबल का एग्जांपल आप ले सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है। आरडी अकाउंट्स, एफडी अकाउंट्स। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप चाहें तो अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि आरडी क्या होती है, एफडी क्या होती है। आरडी स्टैंड्स फॉर रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड एफडी स्टैंड्स फॉर फिक्स डिपॉजिट, दैट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका मेन? प्रोवाइडिंग लोन्स। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो नीडी पीपल को, नीडी कौन? जिसको भी पैसे की आवश्यकता है। मान लीजिए आप चाहते हैं मैं बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ जिसमें जो है आपकी लागत लगने वाली है, आपकी कैपिटल होने वाली, इनिशियल कैपिटल होने वाली है 1 करोड़ रुपीज़, और आपके पास जब 1 करोड़ ना हो गए, ओनली 50 लाख रुपीज़ है। ठीक है। आपके पास बस 50 लाख रुपए हैं, तो बाकी के जो 50 लाख हैं वो आप चाहें तो कमर्शियल बैंक से जाके ले सकते हैं। ठीक है। तो लोन्स प्रोवाइड करने का काम भी होता है कमर्शियल बैंक्स का। ये दोनों तो हो गए सब प्राइमरी फंक्शंस। अब आप सोच सकते हैं कि सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस जैसे कि कभी कभी कमर्शियल बैंक्स एक एजेंट का काम करते हैं। एजेंट का काम कैसे? किसी कंपनी के जो खाते हैं उनको मेंटेन करते हुए वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको शेयर्स खरीदने हैं एबीसी लिमिटेड के, तो जो एबीसी लिमिटेड है उसके शेयर्स आपको एसबीआई की ब्रांच में मिल जाएंगे। ठीक है। या फिर आप एसबीआई की ब्रांच में जाके पैसे जमा कर दो तो आप जो शेयर्स को खरीद सकते हैं। काम तो एबीसी लिमिटेड का, बट परफॉर्म कौन कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उस एबीसी लिमिटेड का एजेंट बन गया।
अगर हम ध्यान से देखें तो कमर्शियल बैंक का मेन काम तो ये नहीं है मेन काम तो ये नहीं है, बट फिर भी वो इसे कर रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप अगर अपने घर वालों से पूछें तो अभी बहुत चल रहा था करंटली, जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद जो कमर्शियल बैंक्स थे वो बीमे बेच रहे थे, इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे थे। ठीक है कि 100 रुपये में पॉलिसी हो गई 1 लाख रुपए की, अगर मान लो कोई एक्सीडेंट से मर गया, मतलब इस तरह के जो है कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी सेल कर रहे थे। इंश्योरेंस सेल करना कमर्शियल बैंक का काम नहीं है, बट फिर भी इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, तो वो इनका सेकेंडरी फंक्शन होगा। सेकेंडरी कौन सा? जो मुख्य नहीं है, यानी प्राइमरी से अलग कोई एडिशनल काम अगर कर रहा है व्यक्ति तो वो सेकेंडरी में आ सकता है। ठीक है, या फिर जो है हम कह सकते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा 11वीं क्लास में अकाउंटेंसी में, उसमें डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, तो वो भी बैंक्स का सेकेंडरी फंक्शन है। ऐसा नहीं कि बैंक जो है डिस्काउंटिंग के लिए बैठे हुए हैं या फिर पैसे की वसूली के लिए बैठे हुए हैं, वो जो है ये काम सेकेंडरी तौर पे कर रहे हैं, अपने बिजनेस से अलग कर रहे हैं। ठीक है, मेन बिजनेस उनका है डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोन्स प्रोवाइड करना, और जो बीच के इंटरेस्ट का गैप है उसी से प्रॉफिट्स इन्हें कमाने होते हैं। चलिए, अब उसके बाद जो है एक नेक्स्ट टॉपिक था कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मनी सप्लाई क्या होता है। मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नोन एज मनी सप्लाई। तो जो सप्लायर्स ऑफ मनी हैं इंडिया के अंदर वो 3 हैं। ठीक है, वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें सप्लाई करने का काम यानी इशू करने का काम सिर्फ 2 लोगों का होता है, आरबीआई का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप ऐसा मत समझना कि अगर हमने मनी सप्लाई के अंदर कमर्शियल बैंक्स का नाम लिख दिया तो कमर्शियल बैंक्स नोट्स भी इशू कर रहे हैं, नहीं। मनी सप्लाई का मतलब है कि लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, जो हमारा मनी सप्लाई है, जो हमने वहाँ पर वर्ड पढ़ा था मनी हेल्ड बाय पीपल, तो वह लोगों के पास कैसे पहुंचा? या तो आरबीआई के ज़रिए पहुंचा होगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए पहुंचा होगा, या फिर कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए पहुंचा होगा। ठीक है, अब जो है जो मेन हमारे यहाँ पर अगर हम कहें कि सप्लाई करता है, क्योंकि देखो आरबीआई के पास पहुँचना हर किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मुझे अकाउंट खुलवाना है या मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं आरबीआई के पास पहुँच जाऊँगा सीधा, नहीं। मैं कहाँ जाऊँगा? अपने नज़दीकी कमर्शियल बैंक के अंदर। सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक्स की जो रीच है, जो पहुँच है, वो बहुत ज़्यादा होती है और ये ईज़िली एक्सेसिबल होता है, यानी कि हर कोई इसके पास तक आराम से पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई ऑफिसर होने की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई बहुत बड़ा आदमी होने की, बिजनेसमैन होने की रिक्वायरमेंट है, तभी आप कमर्शियल बैंक से अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है या विदेश का भी है, वो जाके कमर्शियल बैंक्स में डील कर सकता है, जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जो एक और काम होता है हमारे बैंकिंग सिस्टम का, वो होता है मनी क्रिएशन का। ठीक है, अब जो मनी क्रिएशन का काम है वो होता है मेनली कमर्शियल बैंक्स का। वैसे करता आरबीआई भी है, या फिर हम कहें कि आरबीआई के ज़रिए ही होता है, बट उसके बावजूद एक्चुअली करता कौन है? वो करता है कमर्शियल बैंक्स। अब मनी क्रिएशन होता क्या है? आप कह सकते हैं कि जो मनी क्रिएशन है ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने पास रखे हुए पैसे को, सपोज़ कीजिए उनके पास 10,000 रुपीज़ का रिज़र्व है, तो ये इस पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई गुना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो? देखो, इनके 2 ही काम हैं, डिपॉजिट लेकर लोन्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मनी क्रिएशन कैसे करेंगे वे? 10,000 रुपये लेकर 1 लाख के लोन चढ़ा देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जब मेरे पास पैसे ही 10,000 रुपये हैं तो मैं 1 लाख के लोन कैसे चढ़ा सकता हूँ, या फिर 1 लाख के लोन्स कैसे बना सकता हूँ। वो जो ट्रिक है जिसके ज़रिए 1 लाख रुपए बना रहे हैं 10,000 के, उसी को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, मनी क्रिएशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच कमर्शियल बैंक्स मल्टीप्लाइज द रिजर्व ऑफ मनी विच इज़ केप्ट टू देम। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस है, एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने पास रखे हुए रिज़र्व को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये कई गुना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने जो है एसबीआई ब्रांच के अंदर 1 लाख रुपए डिपॉज़िट किए। अब जो है आप आज की आज तो इसे लेके नहीं आने वाले हैं बैंक से निकाल के। ठीक है, तो आप जो है इसे 1 लाख रुपए को देके भूल गए। बैंक क्या करेगा कि कुछ पैसा रिज़र्व के तौर पर, रिज़र्व क्यों रखना पड़ता है? इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। ध्यान रखना,
आप अकाउंटेंसी में दुनिया भर के रिजर्व पढ़ेंगे। आपको जो भी सर जो बताएं या जिन्होंने जो भी बताया हो, उसके बावजूद बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो रिज़र्व होते हैं, नाम भले ही अलग अलग हो, बट हर रिज़र्व का एक ही मुख्य कारण होता है। वो क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशंस से डील करना। ठीक है, यानी कि हर एक रिज़र्व का काम होता है कि मुश्किल से अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को निकालना। जैसे आपने सुना होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। उसका काम क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर काम करते हुए वर्कर्स को कुछ डैमेज हो गया, भाई ख़तरनाक मशीन से भी काम करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, हाथ वाथ कटने का डर होता है, जान जाने का जोखिम होता है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी होती है। सपोज़ कीजिए कि किसी वर्कर को कुछ नुकसान हो गया, उसका जो है कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में हमें उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। कंपेंसेट मतलब क्या? कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, अपने वर्कर्स को खुश रखना बहुत आवश्यक होता है। तो आपको जो कंपनसेशन करना है, उसके लिए आपने पहले ही एक रिज़र्व बना कर रख दिया जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। क्यों बना के रखा? क्योंकि जब एक फैक्ट्री होती है तो वहाँ पर हादसे होना बहुत आम बात हो, मतलब आम तो नहीं कहूँगा मैं, बट फिर भी होते रहते हैं। ठीक है, अब बार बार जो उन हादसों के लिए अगर हम कहीं अलग से जो है पैसे निकालें तो हमारे अकाउंट्स जो है डिसबैलेंस हो जाएंगे, इसलिए हम पहले से ही एक रिज़र्व बना के तैयार रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक नाम होता है जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हमारी कंपनी को कुछ भी नुकसान होगा, पार्टनरशिप में गड़बड़ हो गई, ठीक है, शेयर होल्डर्स पैसे लेके मार गए, भाग गए, या फिर जो है कुछ भी हो गया, जनरल का मतलब क्या है कि हम जो है हर समस्या का समाधान जनरल रिज़र्व में से करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने कहा आपसे कि जो हमारा बैंक है उसके पास डिपॉजिट हुए 1 लाख रुपए, बट इसका वो कुछ हिस्सा जो रखेगा वो रिज़र्व के तौर पे, वो डायरेक्शंस होती हैं आरबीआई की। आरबीआई जो है हर साल डायरेक्शंस देता है टाइम पे, बैंक से कहता है कि आपको इतना % रिज़र्व का रखना है। सपोज़ कीजिए कि आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग 10% रिज़र्व रखना है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपीज़। ये पैसा जो है, जो बैंक्स हैं वो, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आरबीआई को दे देंगे रिज़र्व के तौर पर। ये पहुंच गया आरबीआई के पास। आरबीआई के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि आरबीआई हमारे बैंकिंग सिस्टम का एक तरह से पेरेंट है, ठीक है, गार्जियन है। हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कमर्शियल बैंक्स डूबेंगे तो आरबीआई को ही हेल्प करनी पड़ेगी। आपने अभी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि जब भी बैंक घोटाले होते हैं तो उनकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई आती है। ठीक है, मेनली आरबीआई करता है सबकी हेल्प। तो जो है ये जो 10,000 रिजर्व हैं ये बैंक्स को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। बाकी इनके पास कितने बचे? 90,000 रुपीज़। अब बैंक्स का तो काम ही है, इनका तो बिजनेस ही है मनी लैंड करके प्रॉफिट्स कमाना। तो ये जो 90,000 रुपये हैं ये लिए थे 1 लाख रुपये इन्होंने मिस्टर एक्स से। अब इन्होंने मिस्टर वाई को लैंड कर दिए। ठीक है, इसके पैसे में कोई कमी आई? नहीं आई। जब भी मिस्टर एक्स चाहेगा अपने पैसे निकाल सकता है। ये इसके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जब भी इसकी डिमांड होगी ये निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है। ऐसे ही अभी मिस्टर वाई के खाते में पहुंच गए। कंपलसरी नहीं है उसको कैश दिया हमने, खाते में पहुंच गए। अभी के लिए आप समझ लो कि खाते में पहुंच गए। अब उसके बाद फिर से इसका जो मिस्टर वाई है, सपोज़ कीजिए कि इसने जो 90,000 रुपीज़ थे वो बैंक से नहीं निकाले, ये इसके खाते में ही पड़े हुए हैं। आप कहते हैं डिपॉजिट कर दिए इसने, दोबारा से लेके वापस किसी और ब्रांच में डाल दिए, फिर से बैंकिंग सिस्टम में आ गए। अब बैंक क्या करेगा? फिर से 9,000 का रिजर्व पहुंचा देगा आरबीआई के पास। और अब जो है इसके पास कितने रुपए बच गए? 90 में से 9 गए 81,000। ठीक है। अब जो है ये मिस्टर जेड को लैंड कर दिए इसने, जो 81,000 रुपये थे मिस्टर जेड को दे दिए। अब फिर से जो है मिस्टर जेड ने ये बैंक में डिपॉजिट कर दिए। बैंक का मतलब ये नहीं कि वो एक ही ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, हो सकता है कि इसने अपनी एसबीआई में डिपॉजिट किए, फिर उसके बाद जो है इसने इसको लैंड किए और इस व्यक्ति ने यूनियन बैंक में जमा कर दिए, इसने पंजाब नेशनल में कर दिए। कंपलसरी नहीं है कौन से बैंक में किए, बट बैंक में कर दिए। अब फिर से जो 81,000 का 8,100 रिजर्व रखा आरबीआई के पास। बाकी बचे कितने? 73,900 जो भी बचा है। ठीक है, ये जो है फिर से जो इसने किसी और को, मिस्टर ए को लैंड कर दिए। तो अगर आप देखें कि पैसे तो थे सिर्फ 1 लाख रुपए, बट लोन्स एक रिजर्व रख के बाकी पैसा लोन के तौर पे प्रोवाइड करके जो बैंक्स हैं वो मनी क्रिएट कर रहे हैं। मनी क्रिएट कैसे?
उन्होंने जो है अपने रिजर्व से, इस वाले प्राइमरी डिपॉजिट से ही कई गुना पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ाते चले गए, ठीक है। और इसके ज़रिए ही मनी सप्लाई हुआ, या फिर जो हम कह सकते हैं, देखो ये क्रेडिट की फॉर्म में दे रहा है, लोन्स की फॉर्म में पैसा दिया इसने, लोन्स की फॉर्म में पैसा दिया, लोन्स की फॉर्म में पैसा दिया, इसलिए इसको जो है या तो बोलते हैं हम मनी क्रिएशन, या दूसरा नाम होता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। अब क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए एक रिज़र्व होता है जिसका नाम होता है, अभी CRR को हटाओ, एक रिज़र्व होता है जिसका नाम होता है LRR, फुल फॉर्म होती है इसकी लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व मतलब कि हर बैंक को कंपल्सरीली, लीगल मतलब विच इज़ बाइंड बाय लॉ, ठीक है। मैंने आपको समझा रखा है कि लीगल जहाँ भी वर्ड आए मतलब है कि लॉ की बात आ गई है, करना ही पड़ेगा अब तो कमर्शियल बैंक्स को जो है LRR रखना ही पड़ता है। जो ये LRR है ये डिफाइन करने का काम, या कितने % होगा, वो काम होता है RBI का, क्योंकि RBI है ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसका काम है सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना और रेगुलेट करना, यानी कि निर्देश देने का काम इसी का है। तो ये बताएगा कि LRR कितना होगा, लीगल रिजर्व रेशियो कितना होगा, उतना परसेंटेज रिजर्व के तौर पर हमारे कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो है दो तरह के रेशियोज आते हैं। LRR दो चीज़ों से मिलके बनता है, LRR इज इक्वल्स टू CRR प्लस SLR, ठीक है। एक तो होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि अपने पास जितने पैसे जमा हैं बैंक्स के पास, सपोज कीजिए एक बैंक में जो है लोगों का 1 करोड़ रुपए जमा है, तो उसका कुछ परसेंट कैश जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें RBI के पास एज अ रिज़र्व रखना पड़ेगा। CRR क्या होता है, ये एक रिज़र्व है जो कि कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है कैश में RBI के पास, ठीक है। SLR भी इसी तरह का एक रेशियो होता है, और ये भी यही कहता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसा अपने पास रखना पड़ेगा रिज़र्व के तौर पर ही। दोनों ही रिज़र्व हैं, कुछ खास डिफरेंस इनमें ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब जो CRR है करंट, वो तो है 3%, और ये है आई थिंक 18 पॉइंट कुछ % के आसपास है, शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट इतना % है, ठीक है। इनसे अलग जो भी पैसा है वो बैंक्स मनी क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या हुआ, K इज इक्वल्स टू 1/LRR। मैंने उस दिन CRR कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि मोस्टली जो है क्वेश्चंस में, या फिर जो 12th बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें SLR का जिक्र नहीं होता, ठीक है। बस ये डेफिनेशन के तौर पे पूछ लेंगे SLR, या पूछ लेंगे कि LRR किस किस से मिलके बना हुआ है, अदरवाइज इसको पूछते नहीं हैं। तो वैसे फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई का, K से डिनोट करते हैं मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर मतलब क्या है, कितने टाइम्स पैसा या कितने टाइम्स मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे 10% ही ले लिया हमने LRR को, तो क्या हो गया 1/10%, दैट इज़ 10 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अगर मान लो बैंक के पास 10,000 रुपये हैं, तो ये जो है 10,000 को 10 गुना यानी 1 लाख रुपये बना सकता है, या फिर जो है 1 लाख रुपये मनी क्रिएट कर सकता है। तो यही था मनी क्रिएशन। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फटाफट। कम से कम स्टार्ट तो कर ही देते हैं। उसके बाद जो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, जो हमारा कमर्शियल बैंक्स का पार्ट था वो इतना ही हो गया। इनका काम होता है मनी सप्लाई को लोगों तक पहुंचाना, दूसरा मनी क्रिएट करना। अगर आपसे कोई पूछे कि मनी क्रिएशन इज़ डन बाई, ऑप्शंस में दे रखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, या फिर कमर्शियल बैंक्स, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको सिंपली लगा देना है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे इशूअर ऑफ करेंसी, तो RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर कमर्शियल बैंक्स नहीं आएंगे। कमर्शियल बैंक्स सिर्फ मनी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, इशू नहीं करते हैं। ऐसे ही मनी क्रिएशन के लिए कोई पूछे तो मनी क्रिएशन में आप सिंपली बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहला तो हो गया कमर्शियल बैंक, अब दूसरा बचा सेंट्रल बैंक। RBI के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है भाई, इतने सारे काम करता है वो। आजकल तो आप देख रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं गवर्नर साहब की। तो दूसरा टॉपिक है
सेंट्रल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम की एपेक्स बॉडी होती है। एपेक्स बॉडी मतलब एक सेंट्रलाइज सबसे बड़ी बॉडी होती है जिसका काम होता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को या उस कंट्री के मनी सप्लाई को मैनेज करना। देखो जो मनी सप्लाई वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर हम पूरी इकोनॉमी की बात कर ले तो मनी सप्लाई जो है बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि मनी सप्लाई के ऊपर ही इकोनॉमी टिकी हुई होती है। आजकल तो आप लोग इस बात को समझ भी रहे होंगे कि मनी सप्लाई का ही सारा खेल है। ये माइग्रेंट्स का जो खेल है, या फिर ये राजनीतियाँ जो हो रही हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करने की जो बात चल रही है, डिमांड सप्लाई की जो बात चल रही है, अल्टीमेटली सब कुछ मनी सप्लाई से ही कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तभी वे खर्च करेंगे। डिमांड सप्लाई भी तभी हो पाएगी जब जो है लोगों के पास पैसा होगा, उनके पास तक पैसा पहुंचेगा। ठीक है, तो जो मनी सप्लाई है या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारे देश की, उसको मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का काम होता है सेंट्रल बैंक का। सिर्फ हमारे देश के नहीं, किसी भी। ठीक है, जैसे कि अलग अलग देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, या फिर जो है अमेरिका वाले का कुछ और है। ऐसे ही हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंग्रेजी राज के बाद जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, अब जो है रिजर्व बैंक क्या है? इट इज़ द एपेक्स बॉडी, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन having authority to control whole banking system and monetary policy of India। यानी कि हमारे पूरे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो हमारा देश का बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम हमारे रिजर्व बैंक का होता है। ठीक है, डेफिनेशंस बहुत सारी होती हैं, आप जो है देख सकते हैं, वो मैंने शायद नोट्स में भी कुछ भेजी होगी। ठीक है, अब जो है इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक्स के दो तरह के फंक्शंस थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऐसे ही रिजर्व बैंक के भी होते हैं, बट हम इनको जो है एक में ही मिला के पढ़ते हैं। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई है उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला, इसका काम क्या होता है? करेंसी इशू करना। जो बैंक नोट्स हैं, जो नोट्स सबके पास घूमते हैं, वो इशू कौन करता है? आरबीआई ही इशू करता है। तो हम बोलेंगे बैंक ऑफ इशूइंग नोट। बहुत सिंपल है, कोई खास इसे डिफाइन करने की आवश्यकता तो है नहीं। जो एक बैंक है जो कि नोट्स इश्यू करता है वो कौन है? आरबीआई है। इसका पहला फंक्शन हो गया। हमारे देश के अंदर जितने भी करेंसी नोट्स हैं उनके ऊपर आपको आरबीआई के गवर्नर के साइन मिलेंगे, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होने वाला। आरबीआई के पास ये पावर है, इसके एक एक्ट से बना हुआ बॉडी है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब 11वीं क्लास में ही कि रिजर्व बैंक जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र है, यानी कि हमारी जो भारत सरकार है उसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो बॉडी है ये अलग से बनाई गई है, लॉ के द्वारा, संविधान के द्वारा बनाई गई है। इसमें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। देखिए लोग आरोप लगाते हैं, और हाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ करती भी हैं, थोड़ा बहुत दबाव बनाती हैं, जैसे कि आपने शायद सुना सीबीआई के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। बट अल्टीमेटली जो ये बॉडीज़ हैं जिसके नाम के सामने लग जाएगा स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, वो बॉडी जो है एक सेपरेट लीगल इंस्टीट्यूशन है, और उसके ऊपर जो है कोई भी दखल नहीं दे सकती हैं हमारी सरकारें, या फिर जो है कोई और अपने बैंकिंग सिस्टम को लेकर ये जो चाहे वो कर सकता है, जो इसे अच्छा लगेगा।
फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करेगा, अगर मान लो कुछ ऊटपटांग करने लगा तो इसके खिलाफ केस हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अल्टीमेटली जुडिशरी के अंदर सारे रिव्यूज़ होते हैं। रिव्यू मतलब क्या, जो इन्होंने पॉलिसी दी है वो सही है या नहीं है। अगर किसी को अच्छी नहीं लगी, किसी को लगा कि ये देश के खिलाफ है, तो फिर कोई केस फाइल कर सकता है इनके अगेंस्ट भी। बट कहने का मतलब ये है, ऑटोनोमस मतलब स्वतंत्र हैं ये अपने पॉलिसी बनाने के लिए, और स्टैचुटरी मतलब विच इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ, ठीक है। तो याद रखना कि ये किसी सरकार ने नहीं बनाया, हमारे संविधान के एक लॉ ने बनाया है, एक एक्ट ने बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। और उसी एक्ट के ज़रिए इसको ये फंक्शंस मिले हुए हैं। जब भी कोई बॉडी किसी एक्ट से या लॉ से बनती है, तो उसके जो भी फंक्शंस हैं, जो उसके कार्य क्षेत्र होता है, ये थोड़ा सा जीके की बात है, ठीक है। उस बॉडी की जो भी कार्य क्षेत्र होता है, यानी वो क्या क्या काम करने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, वो सभी उस लॉ के अंदर ही डिफाइन होता है। तो पहला इसका काम क्या है, करेंसी नोट्स इशू करना इंडिया के लिए। दूसरा इसका काम होता है, अगर मान लो जैसे हम लोग अपने नीड्स के लिए, अपने पैसे जमा करने के लिए, लोन्स लेने के लिए कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। अगर मान लो सरकारों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन्स की आवश्यकता पड़े, तो वो कहाँ से लेंगे, वो लेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द बैंकर टू द गवर्नमेंट। अभी आपने देखा होगा कि मैंने एक दिन बताया भी था शायद, जब बजट बनता है, ठीक है, तो बजट के अंदर दो साइड्स होती हैं। एक तो होती है पैसे आने वाली साइड, यानी कि कहाँ कहाँ से सरकार को पैसे आएंगे, और एक होती है खर्चे वाली साइड, यानी कहाँ कहाँ पर सरकार ने पैसा खर्च करने वाली है, ठीक है। अब जो है, मैंने आपसे एक दिन कहा था कि नॉर्मली इंडिया जैसे कंट्री में, या फिर जो भी डेवलपिंग नेशन है, वैसे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ भी ऐसा करते हैं, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं स्पेशली, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो उनका एक डेफिसिट बजट बनता है। डेफिसिट मतलब क्या होता है कि वे जो है आमदनी से ज़्यादा खर्चे पूरे साल के लिए डिसाइड कर देते हैं। मान लो कि उनकी आमदनी होनी है 100 रुपये की, और वो 120 रुपये खर्चे दिखा देंगे कि हम जो इस साल 120 रुपये खर्च करने वाले हैं। तो जो 20 रुपये हैं वो आखिर कहाँ से आएंगे, वो जो 20 रुपये हैं उसके लिए सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली जो है, वैसे किसी और कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इन सब से लोन्स लेती हैं कंट्रीज़, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया लेता है, सभी देश लेते हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, US है वो भी लेता है, इंडिया से ज़्यादा लेता है क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट फिर भी जो है, अगर मान लो हमारी सरकार को पैसे जमा करने हैं, या फिर जो है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो सिंपली RBI के पास जाके लोन्स ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या फिर जो हमारी सरकार है, उसका बैंकर भी RBI ही होता है, नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स नहीं होते। थर्ड है बैंकर्स बैंक, एंड सुपरवाइजरी। देखो, अब ये हमने पीछे ही पढ़ा कि जो LRR है, CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, जो वो रिज़र्व कैश के रूप में रखा हुआ है बैंक्स ने, वो कहाँ जमा करते हैं उसको, वो रखते हैं RBI के पास। क्यों, RBI जो है गार्जियन है उनका। गार्जियन मतलब कि जो है, अगर उनको कोई समस्या होगी, बैंक्स खतरे में होंगे, तो उस समय उनकी हेल्प करने के लिए RBI ही सामने आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब बैंक्स हैं, बैंक्स में देखिए एक बिजनेस बॉडीज़ हैं, बिजनेस एंटिटीज़ हैं। आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो बैंक्स हैं वो भी एक बिज़नेस का फॉर्म है। तो अगर मान लो किसी बिजनेसमैन को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बैंक के पास जा सकता है। बट अगर मान लो बैंक को ही आवश्यकता पड़ जाए पैसे की, उसके पास पैसे की कमी हो जाए, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा RBI के पास, ठीक है। अभी आपने TV में सुना होगा, न्यूज़ में, रेपो रेट कम कर दिया RBI ने। कल ही आया था ये कि 40 बेसिस पॉइंट्स 0.4% रेपो रेट कम कर दिया है RBI ने। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक रेट होता है जिस पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लोन्स देता है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। या आप बोल सकते हैं कि अगर मान लो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स चाहिए, और वो इंटरेस्ट जो पे करेंगे, वो रेपो रेट, जो इंटरेस्ट है वही हमारा रेपो रेट है, ठीक है। आगे आपको डिटेल में सारी बताएंगे कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं, बट एक एग्जांपल के लिए बताया आपको कि बैंकों के लिए जो बैंक है, मतलब वो भी हमारा RBI ही होता है। दूसरा बोला इसमें सुपरवाइजरी रोल।
सुपरवाइज़र कौन होता है? जो ऊपर से बैठ के देखे। सुपरवाइज करना मतलब ऊपर से बैठ कर देखना। मैंने आपको जो है मैनेजमेंट में बताया था ये चीज़। तो अगर मान लो कि हमारे बैंक्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई समस्या आ रही है, वो फ्रॉड वगैरह ना करें, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। आपने ऐड देखे होंगे, अगर बैंक आपकी समस्या को नहीं सुलझाता है तो आप आरबीआई को लिखें, ठीक है, टोल फ्री नंबर ये डायल करें, ऐड में आता है। तो सुपरवाइजिंग करने का काम भी किसको? हमारे पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को आरबीआई का ही होता है। फोर्थ है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखो इसके लिए मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है, जैसे कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना, कि जिसका कोई भी नहीं होता उसका भगवान होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जिसको कोई लोन्स नहीं देता या जिसको कोई बैंक नहीं पूछता उसको भी आरबीआई पूछता है। मान लीजिए आपकी जो कंपनी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी मीन्स आपको जो है अगर लोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको पड़ने वाली है कई अरबों की या खरबों की। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप अगर एक बैंक के पास जाएंगे तो वो जो बैंक है आपको रिफ्यूज़ कर देगा सिंपली। क्यों? अगर आपने पैसे मार लिए, एक ही व्यक्ति को सारा अपना रिजर्व निकाल के दे देगा बैंक, या फिर जो कभी कभी तो इतना होता भी नहीं है बैंक के पास, ठीक है, पर फिर भी अगर मान लो सारा रिजर्व निकाल के बैंक दे देगा और आप पैसे लेके भाग गए तो बैंक तो डूब जाएगा। जो करोड़ों लोग हैं वो बैंक के सर पे चढ़ जाएंगे जाके, है ना। तो उस केस में बैंक मना कर सकते हैं लोन्स देने के लिए। उसके लिए कभी कभी आरबीआई जो है सजेशन देता है 3-4 बैंक्स को एक साथ मिलके, जैसे कि आपने शायद सुना हो नीरव मोदी के केस में 3-4 बैंक्स ने मिलके एक साथ लोन दिया था उसको। ऐसे अभी एयर इंडिया के केस में एसबीआई को और 2-3 बैंक्स को जो है सजेशंस दिया था, गाइडलाइंस दी थी आरबीआई ने कि आप जो है इनकी हेल्प कीजिए। जो एयर इंडिया है बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, ठीक है, एविएशन इंडस्ट्री की, तो उसको बचाने के लिए, जिससे कि कंपनी डूबे ना, घाटे से उबर जाए, उसके लिए लोन देने के लिए आरबीआई ने कहा था कि बैंक्स हेल्प करें उसकी, ठीक है। पर अगर मान लो कि बैंक्स हेल्प करने में सक्षम नहीं है, बैंक्स के पास उतने रिजर्व नहीं है या फिर उन्हें विश्वास नहीं है कि हमारे जो पैसे हैं वो बच जाएंगे या फिर जो है यहाँ पे लोन देना सेफ़ नहीं है, तो उस केस में उस कंपनी को लोन देने का काम आरबीआई करने वाला है। यानी कि अगर मान लो किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को किसी बैंक से हेल्प नहीं मिली तो उसको भी हेल्प आरबीआई करने वाला है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या? एक आखिरी व्यक्ति को, एक आखिरी बिजनेस को भी लोन देने का काम, लोन देने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। उसके बाद है 5वां पॉइंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मतलब होता है जो कस्टडी में रखता है। कस्टडी में रखना मतलब अपने पास सिक्योर रखता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी की बात चल रही है, ठीक है। अगर मान लो कि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया के किसी व्यक्ति को चाहिए कि मुझे डॉलर्स में डील करनी है, भाई मान लो कि आप जो है कोई सामान इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका से सामान मंगा रहे हैं, तो आपको जो है पेमेंट जो करनी पड़ेगी उनके करेंसी में करनी पड़ेगी, यानी कि डॉलर्स में करनी पड़ेगी, यूएस डॉलर्स के अंदर। तो आपको यूएस डॉलर्स कहाँ से मिलेंगे? आपको मिलेंगे आरबीआई से, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई और कंट्री इंडिया के रुपीज़ चाहता है, इंडियन रुपीज़ चाहता है, तो उस केस में वो जो कंट्री है या फिर जो उस कंट्री का बिजनेसमैन है, व्यक्ति है, पर्सन है, कंपनीज़ हैं, वो सभी आरबीआई से कॉन्टैक्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ के लिए, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेड करती है, डील्स करती है बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा कि इंडिया ने जो है इतने करोड़ रुपए का, इतने अरबों रुपए का जो है समझौता किया रशिया के साथ कि हम जो है वो प्लेन XYZ प्लेन खरीदेंगे, हमने यूएस से डील कर ली, ठीक है। तो वो सारी जो पेमेंट्स करेंगे वो किस में करने वाले हैं? फॉरेन करेंसी में करेंगे। वो फॉरेन करेंसी कहाँ से आती है? वो आती है आरबीआई के पास से, ठीक है। ये हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास पावर्स होती हैं। अब 6वां पॉइंट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। भाई क्लियरिंग हाउस को आप एग्जाम्पल से समझ लो। मान लीजिए कि हाँ, मिस्टर ए जो है वो पेटीएम यूज़ कर रहा है, ठीक है।
पेटीएम का जो अकाउंट है, उस पेटीएम में जो उसका लिंक्ड अकाउंट है वो है यूनियन बैंक। जो मिस्टर बी है इसका खाता है पीएनबी के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से जो है सामान परचेज़ किया, कितने रुपए का? 1000 रुपये का। ठीक है, ये दुकानदार था और ये सामान खरीदने वाला व्यक्ति था। मिस्टर ए था सामान खरीदने वाला, मिस्टर बी था बेचने वाला। 1000 रुपये का सामान खरीद लिया। अब भाई इसने कहा मिस्टर बी ने कि मुझे जो है तू कोरोना का टाइम चल रहा है तो तू कैश ना दे के बैंक ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, तो मिस्टर ए जो है अपने अकाउंट से, अपने यूपीआई से सिंपली जो है मिस्टर बी तक 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ हमारी तरफ से तो काम पूरा हो गया, मिस्टर ए बी की तरफ से। बट अगर हम देखें यूनियन बैंक है, उसकी ट्रांजैक्शन यूनियन बैंक के खाते से पैसे पीएनबी के खाते में पहुंच गए, ऐसे ही पहुंच गए? नहीं पहुंचते ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जो है शाम के टाइम पे आपने सुना होगा कि बैंक वाले जो है अपने अकाउंट्स क्लोज़ करते हैं, यानी कि जो डेली के अकाउंट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो जो एंड करने का मतलब क्या है, जो किसी और बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हुई है, भाई मान लो कि यूनियन बैंक से यूनियन बैंक में हो तो अपने एक ही खाते से निकाल के दूसरे खाते में डालना है पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, यूनियन बैंक से पीएनबी के अकाउंट में गया है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा गया है वो उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसको मैनेज करने का काम किसका होगा? एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे को लेन देन जो है उसको पूरा करने को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। अब थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसे। एक बार तो जो है यूनियन ने पीएनबी में 1000 रुपये डाल दिए। अब फिर से आ जाओ, इस बार है मिस्टर एक्स, यहाँ पर है मिस्टर वाई। ठीक है, इस बार उल्टा कर लीजिए, बैंक है पीएनबी, यहाँ पर है यूबीआई। ठीक है, फिर से वही दोनों बैंक्स, दो अलग कस्टमर्स। इस बार जो है 2000 रुपये पीएनबी से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जा रहे हैं। तो आप देखो कि पहले जो है अब ये इसके पास 1000 रुपये पहुँचाए, फिर जो है ये इसके पास 2000 रुपये पहुँचाए। इसकी जगह सिंपल काम क्या होगा कि जो हमारा पीएनबी है वही 1000 रुपये दे देते इसको। जो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक बैंक से दूसरे बैंक की, वो शाम के टाइम पे क्लियर होती हैं। ठीक है, लोगों के पास हाथ के हाथ पहुँच जाए वो अलग मैटर है, बट जो बैंक्स हैं वो अपने ट्रांजेक्शन्स को शाम के टाइम क्लियर करते हैं। अब ये जो क्लियरिंग करने का काम, क्लियरिंग मतलब क्या हुआ कि अगर आप बार बार जो है अपने खातों में पहले 1000 रुपये की ट्रांजेक्शन करो, फिर उसके बाद 2000 रुपये की ट्रांजेक्शन करो, जबकि दोनों बैंक के अंदर ही है। अगर चाहें तो ये सिंपली जो है 1000 और 2000 को काट के 1000 रुपये पीएनबी से भी यूनियन बैंक को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। यानी कि अगर मान लो इनके अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया जाए यहीं की यहीं, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लियरिंग हाउस। ठीक है, और ये फंक्शन, ये जो क्लियरिंग हाउस का काम है, ये अकाउंट्स को बैलेंस करने का काम है बैंक्स के, वो भी आरबीआई का ही होता है। बाद में थोड़ा सा और डिटेल में समझा देंगे, अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। एक लास्ट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भले ही क्रेडिट क्रिएशन करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, मनी क्रिएशन करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, बट उसके बाद कंट्रोलिंग का काम किसका है? कंट्रोलिंग का काम है आरबीआई का। कैसे? क्योंकि जो है कितना मनी क्रिएशन हमारा कमर्शियल बैंक करेगा, वो किस चीज़ पर बेस करता है? वो डिपेंड करता है हमारे रिज़र्व रेशियो के ऊपर। अगर मान लो रिज़र्व रेशियो होगा कम, तो उतना ही ज़्यादा मनी क्रिएशन हमारे कमर्शियल बैंक्स कर पाएंगे। रेशियो अगर होगा ज़्यादा तो उतना ही कम हमारे जो है कमर्शियल बैंक्स, सपोज़ कीजिए 10% था तो 10 टाइम्स कर रहे थे। अगर मान लीजिए कम होके 5% रह गया तो ये कितना करेंगे? ज़्यादा करेंगे, 20 टाइम्स करेंगे। अगर मान लो ये बढ़ के 20% हो गया तो 1/20 = 5 टाइम्स करेंगे। ठीक है, आप देख के समझ सकते हैं इसे कि जो क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन भले ही हमारे कमर्शियल बैंक्स करें, बट इसकी जो कंट्रोलिंग है वो अल्टीमेटली रिजर्व बैंक ही करता है, क्योंकि जो रेशियोज़ हैं उनको डिफ़ाइन करने का काम, उनके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का काम रिजर्व बैंक का ही होता है। और ये सारे ही फंक्शंस थे, 7 ही फंक्शंस हैं मेनली हमारे रिजर्व बैंक के। वैसे इनसे अलग भी बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, बट मेन यही है। अब इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी कंट्रोल या मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी जो है हमारे आरबीआई की, वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे करता है उनको कंट्रोल।
ठीक है, और वो कैसे अफेक्ट करती हैं लोगों को, वो कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।